वेलकम टू गुडलॉबडी। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो ऑडिटर्स के पावर्स, ड्यूटीज, ऑडिट रिपोर्ट रिक्वायरमेंट्स, फ्रॉड रिपोर्टिंग और गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिट से रिलेटेड प्रोविजंस बताता है। तो चलिए इस सेक्शन को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 143 का सबसेक्शन 1 कहता है कि हर ऑडिटर को कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तक का अधिकार यानी एक्सेस का अधिकार होता है। ये रिकॉर्ड्स रजिस्टर्ड ऑफिस या किसी और जगह पर रखे गए हों, ऑडिटर उन्हें इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ऑडिटर कंपनी के ऑफिसर से कोई भी इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन मांग सकता है जो ऑडिट के लिए जरूरी हो। ऑडिट को इन मैटर्स में स्पेसिफिकली इंक्वायरी करनी होती है। क्या कंपनी ने जो लोन्स और एडवांसेस दिए हैं उनकी सिक्योरिटी प्रॉपर है, और क्या उनके टर्म्स कंपनी या मेंबर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ तो नहीं है। क्लॉज भी बताता है कि क्या सिर्फ बुक एंट्रीज के थ्रू ही की गई ट्रांजैक्शंस कंपनी के इंटरेस्ट को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी या फिर बैंकिंग कंपनी नहीं है तो क्या शेयर्स, डिबेंचर्स या सिक्योरिटीज परचेज प्राइस से कम में बेची गई हैं। क्या लोन्स और एडवांसेस को गलत तरीके से डिपॉजिट दिखा दिया गया है। क्या डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज के पर्सनल एक्सपेंसेस रेवेन्यू अकाउंट में चार्ज किए गए हैं। अगर बुक्स में लिखा है कि शेयर्स कैश के बदले अलॉट हुए हैं तो ऑडिटर वेरीफाई करेगा कि एक्चुअल कैश रिसीव हुआ है या नहीं। अगर कैश रिसीव नहीं हुआ है तो ऑडिटर चेक करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीडिंग तो नहीं है। इसके बाद है एक प्रोवाइजो, ये बताता है कि होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर सब्सिडरीज और एसोसिएट कंपनीज के रिकॉर्ड्स भी इंस्पेक्ट कर सकता है जितना कंसोलिडेशन के पर्पज के लिए जरूरी हो। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2। ये बात करता है कि ऑडिटर को मेंबर्स के लिए ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है। रिपोर्ट में ऑडिटर बताता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाते हैं या नहीं। रिपोर्ट बनाते वक्त ऑडिटर को कंपनीज एक्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखना होता है। सबसेक्शन 3 बताता है कि ऑडिटर को रिपोर्ट में ये सब मेंशन करना जरूरी है। क्या सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशंस मिल गई, अगर नहीं मिली है तो उसका इफेक्ट क्या है। क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की गई है। ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट मिली या नहीं और उसके यूज कैसे किया गया है। क्या बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बुक से मैच करते हैं। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करते हैं, या क्या कोई एडवर्स ऑब्जर्वेशन है जो कंपनी के फंक्शन को अफेक्ट कर सकती है। क्या कोई डायरेक्टर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 के अंडर डिस्क्वालिफाइड है। अकाउंट्स मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क है। क्या कंपनी का इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एडिक्वेट और इफेक्टिव है, और बाकी क्या अदर प्रिस्क्राइब्ड मैटर्स। नेक्स्ट है सबसेक्शन 4। ये बताता है कि अगर ऑडिटर किसी पॉइंट पर नेगेटिव ओपिनियन देता है या क्वालिफिकेशंस देता है तो उसके रीजंस भी क्लियरली रिपोर्ट में मेंशन करने होंगे। नेक्स्ट है सबसेक्शन 5। ये बात करता है कि गवर्नमेंट कंपनीज के केस में ऑडिटर अपॉइंटमेंट का रोल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी परफॉर्म करता है। सीएजी ऑडिटर को ऑडिट कंडक्ट करने के डायरेक्शंस भी दे सकता है। ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट की कॉपी सीएजी को सबमिट करनी होती है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 6। ये बताता है कि ऑडिट रिपोर्ट रिसीव होने के 60 डेज के अंदर सीएजी सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट कर सकता है। ऑडिट रिपोर्ट पर कमेंट्स या फिर एडिशंस कर सकता है। ये कमेंट्स एजीएम में ऑडिट रिपोर्ट के साथ प्लेस किए जाते हैं। सबसेक्शन 7 बात करता है कि अगर सीएजी को जरूरत लगे तो गवर्नमेंट कंपनी का टेस्ट ऑडिट भी कंडक्ट करवा सकता है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 8। ये बताता है कि अगर कंपनी के ब्रांच ऑफिस है, कंपनी ऑडिटर ऑडिट कर सकता है या फिर सेपरेट क्वालिफाइड ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है। फॉरेन ब्रांच के केस में लोकल लॉ के अकॉर्डिंग क्वालिफाइड ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है। ब्रांच ऑडिटर रिपोर्ट कंपनी ऑडिटर को भेजेगा और कंपनी ऑडिटर फाइनल रिपोर्ट में उसका कंसीडरेशन करेगा। सबसेक्शन 9 बताता है कि हर ऑडिटर को ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने कंपलसरी है। सबसेक्शन 10 बात करता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट आईसीएआई के रिकमेंडेशंस और एनएफआरए के कंसल्टेशंस के बेसिस पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब कर सकती है। जब तक गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स नोटिफाई नहीं करती है, आईसीएआई का स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल रहेगा। सबसेक्शन 11 बात करता है एडिशनल मैटर्स इन द ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट एनएफआरए के कंसल्टेशन से कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज के लिए एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स प्रिस्क्राइब कर सकती है। इसी पावर के बेसिस पर कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर इशू किया जाता है। सबसेक्शन 12 बात करता है रिपोर्टिंग ऑफ द फ्रॉड के बारे में। ये सबसेक्शन एग्जाम और प्रैक्टिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑडिटर को ऑडिट के दौरान लगता है कि कंपनी के ऑफिसर्स या फिर एम्प्लॉयज ने फ्रॉड किया है या फिर कर रहे हैं तो ऑडिटर को प्रिस्क्राइब्ड मैनर में रिपोर्ट करना होगा। अगर लार्ज फ्रॉड है तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट
करना पड़ेगा। और अगर कोई स्मॉल फ्रॉड है तो ऑडिट कमेटी या बोर्ड को रिपोर्ट करना होगा। बोर्ड्स रिपोर्ट में भी डिस्क्लोजर करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 13। ये बताता है कि अगर ऑडिटर गुड फेथ में फ्रॉड रिपोर्ट करता है तो उससे प्रोफेशनल ड्यूटी ब्रीच नहीं माना जाएगा, यानी ऑडिटर लीगल प्रोटेक्शन एंजॉय करेगा। सबसेक्शन 14 बताता है कि फ्रॉड रिपोर्टिंग प्रोविजन सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिटर पर ही नहीं बल्कि cost accountant conducting the cost audit under section 148 and company secretary conducting secretarial audit under section 204 पर भी अप्लाई करते हैं। सबसेक्शन 15 बात करता है पेनल्टी फॉर द फेलियर टू रिपोर्ट द फ्रॉड के बारे में। अगर ऑडिटर फ्रॉड रिपोर्ट करने में फेल हो जाता है तो लिस्टेड कंपनी पर पेनल्टी है 5 लाख रुपीज की एंड अदर कंपनीज पर पेनल्टी है 1 लाख रुपीज की। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।